एक बार पहले सिलेबस देखते हैं, फिर आज हम लोग बेसिकली एक बार इंट्रोडक्शन पूरा समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब से लेके जो एक ओवरऑल होता है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे पूरे पॉलिटी में जिसका रेफरेंस बार बार दिया जाएगा आपको। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। उस दिन आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ कि संसद तक जाना है, तो पार्लियामेंट यानी उसका इंग्लिश से पार्लियामेंट किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू हम लोग कोशिश करेंगे आज से लेकर कल तक में पूरा एक इंट्रोडक्शन देख लेने का। फिर हम लोग डिटेल में डिस्कशन शुरू करेंगे अपना, जो यहाँ से तो आज और कल वाला पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर PYQ आपको नहीं मिलेगा ऐसे डायरेक्ट कि संविधान के कितने टाइप होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है पूरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए। मेनली जो आपका पार्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि फेडरल और यूनिटरी या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, यहाँ से फिर हिस्टोरिकल एक्ट्स ये सब। तो पहला जो मॉड्यूल है आपका फाउंडेशन तैयार करेगा, जिसमें हम लोग जानेंगे संविधान होता क्या है, ठीक है। फिर संविधान का फायदा क्या है, वो क्या काम कर रहा है, क्यों संविधान चाहिए किसी भी जगह पे। फिर हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और उससे पहले एक चीज ऑर्गन्स पढ़ेगा हम लोग ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बचपन में सुनते हैं, क्लास में बचपन से सुन रहे हैं ना कि लेजिस्लेचर का काम कानून बनाने का रहता है, एग्जीक्यूटिव का काम कानून को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का काम उस कानून का रक्षा करना, ठीक है ना। तो अब वो ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑर्गन जो है उसी को पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में फिर लोकसभा, राज्यसभा, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, एक ओवरव्यू। उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जैसे बहुत अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के टाइप्स हो सकते हैं। जैसे आप सुनते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सुनते हैं, लोकतंत्र। अब इसी तरह से कुछ और भी जगह पे आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं, हम लोग सुनते हैं कहीं कहीं पे क्या है, हम लोग कहीं कहीं पे सुनते हैं ओलिगार्की, हम लोग कहीं कहीं पे क्या सुनते हैं कि वहां मोनार्की। इन सब का मतलब क्या होता है, किस तरह से ये डिस्टिंग्विश किया गया है कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये एक ओलिगार्की होगा, ये एक अथॉरिटेरियन रेजिम कहलाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया की हम लोग बात करते हैं। तो ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये दो जो डिस्टिंग्विश किया गया हमने, फेडरल, यूनिटरी और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये हम लोग थोड़ा भारत के कॉन्टेक्स्ट में अब लागू करते हुए समझेंगे। जैसे फेडरल वर्सेस यूनिटरी का क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है। आप अपने देश में अगर देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि बिहार में भी एक सरकार है ना, और फिर आप देखते हैं कि केंद्र में भी हमारी एक सरकार है। तो अगर हम लोग देखते हैं जिस देश में दो जगह सरकारें हो, दो यूनिट में सरकार बनती है, तो वो कहलाता है फेडरल। और अगर एक ही सरकार हो, कोई राज्य सरकार ना हो, केवल केंद्र सरकार हो, जैसे ब्रिटेन में है, तो वो कहलाता है यूनिटरी। तो अब ये दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। और भारत के लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है, क्वासी फेडरल। क्या टर्म यूज होता है, तो आखिर ऐसा क्यों है, तो वो हम लोग समझेंगे। फिर आता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में क्या समझना है हम लोगों को, कि हमें सरकार जब हम लोग अलग अलग देशों का देखेंगे तो नेतृत्व के बेसिस पे और जो ऑर्गन्स है उनके रिलेशन के बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपके देश में सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर है वो कौन है, हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर प्राइम मिनिस्टर है ना। यूएस का पीएम कौन है, तो यूएस में हम लोग क्या सुनते हैं, प्रेसिडेंट, कि वहां का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी प्रेसिडेंट। तो ये हमारे यहाँ पीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम रखे हैं, और यूएस में दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मेरिट्स, डिमेरिट्स, और फिर भारत क्यों इन दोनों के कंपैरिजन में किसको चुना, पार्लियामेंट। ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हिस्टोरिकल एक्ट्स। तो अब संविधान हम लोग अपना पढ़ना जब शुरू करेंगे उससे पहले क्या जरूरी है जानना, कि हमारा संविधान यानी हम लोगों को गवर्न करने वाला जो दस्तावेज हमारे आजादी के पहले था वो भी देखना पड़ेगा। तो जो कानून ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जितने भी कानून कौन लाए थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, वो उस समय का भारत का क्या था, संविधान ही तो था। तो इसलिए पहले वो एक्ट देख लेंगे, फिर हम लोग अपना संविधान कैसे बनाए वो देखेंगे। थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको यहाँ तक, ये सब पूरा का पूरा। लेकिन इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता ही पूछता है। जैसे संविधान कैसे बना, उसमें जितने फैक्ट्स हैं उसको बीपीएससी रेगुलरली क्वेश्चन पूछा हुआ।
सिमिलरली पार्ट्स और शेड्यूल और सोर्सेस पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा कि किस भाग में संविधान के क्या दिया हुआ है, कौन सा प्रोविजन संविधान का हम लोग किस देश से लिए, ये सारा का सारा चीज आपको हर साल लगभग पूछता है। फिर आता है हमारे पास प्रियम्बल और फिर डिस्कशन फंडामेंटल राइट्स और ये सब शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की, तो ये एक किताब से इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? किताब से कंपेयर करना है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर, जब आप किताब की बात करते हैं तो उसमें जैसे आप किताब ओपन करते हैं तो क्या दिखता है? प्रीफेस। क्या रहता है? प्रीफेस रहता है ना। आप देखते हैं जो परिचय रहता है उस किताब का, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है ना। हम लोग अपने संविधान में इसकी जगह पे क्या देखते हैं? प्रीएम्बल। हम लोग क्या देखते हैं? प्रीएम्बल। किताब में जब आगे बढ़ेंगे प्रीफेस के बाद तो आपको मिलेगा क्या? इंडेक्स। और इंडेक्स को किसके थ्रू पढ़ा जा रहा है? चैप्टर्स की, किस चैप्टर में क्या है वो दिया रहता है। हमारे संविधान में इसको किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स। और ये हम लोग पढ़ते हैं किसके थ्रू? आर्टिकल्स। पार्ट्स और आर्टिकल्स। तो पार्ट 1 में सिर्फ आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, तो वो आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। फिर जैसे सिटीजनशिप की बात करें पार्ट 2, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, अनुच्छेद हम लोग 5 से 11 तक पढ़ते हैं। और तीसरा, जब किताब में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वहीं पर पूरी तरह से नहीं डिफाइन हो पाती है, तो उसका कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होता है उससे रिलेटेड, वो सारा का सारा लास्ट में एक ग्लोसरी जैसा या अपेंडिक्स जैसा चीज बॉक्स बना के उसमें समझाया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग किताब में क्या देखते हैं? ग्लोसरी। और ये चीज आपके संविधान में किस तरह रिफ्लेक्ट होगा? शेड्यूल, अनुसूची। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि हम लोग शपथ की बात करते हैं, जैसे अभी सारे मंत्री लोग बिहार में शपथ लिए थे, ठीक है, तो ये तो लिखा रहेगा कि गवर्नर उनको शपथ दिलाएंगे, लेकिन शपथ में क्या बोलेंगे, जितने भी ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो शपथ में क्या बोलेंगे, उसको अलग से एक जगह लिख दिया गया, वो है थर्ड शेड्यूल। समझ में आया? तो इसीलिए संविधान क्या है? किताब की तरह आपको समझना है। शुरुआत होगी किससे? प्रियम्बल से। फिर हम लोग जो चैप्टर है उसको पार्ट्स बोलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं किसके थ्रू? आर्टिकल्स के थ्रू। और जो भी इन पार्ट्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसका जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ दिया जाता है? शेड्यूल। इसीलिए जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो आपको दिखा कि प्रियम्बल, उसके बाद यहाँ से जो है वो क्या शुरू हो गया? ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। ये जो पार्ट है यानी सेकेंड मॉड्यूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके वैसे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको आपके जो बेसिक राइट्स डायरेक्ट संविधान दे रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो। आज इतना देश भर में जो प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करके, कैसे पॉसिबल हो पाया? सरकार को क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि दे वर नोइंग द राइट्स, कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर सरकार आपसे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी, अनलेस कि आप कुछ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला मार्च, दैट वर्क कैन नॉट बी अलाउड, ठीक है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनल ऑफिस का घेराव करना, ये सब अलाउड नहीं। हालांकि जंतर मंदिर में जब तक बैठे थे वहां कोई दिक्कत नहीं था। तो ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, हम लोग उससे अवेयर हैं तो हम लोग को उसको यूज करने में भी बनेगा। तो आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपके लाइफ के लिए भी जरूरी है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डीपीएसपी क्या होता है? कुछ अधिकार ऐसे थे जो सरकार चाहती थी कि हम इसको दें, लेकिन आगे जाकर दे पाएंगे, अभी हमारे पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो हम चाहते तो हैं कि लोगों को अधिकार मिले, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं दे सकते। तो उसको कहां पे रखा गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको ऐसे ब्रेक करके समझिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब स्टेट पॉलिसी बनाते समय जिन प्रिंसिपल्स को, जिन सिद्धांतों को एज अ डायरेक्शन यूज करेगा। तो अगर उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि स्टेट कोशिश करेगा
कि 6 साल से कम के बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराया जाए। तो सरकार जब कानून बनाने जाएगा तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखेगा, ये चीज हमेशा क्या रखेगा, ध्यान में रखेगा। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है कि नहीं सरकार के द्वारा फ्री में इंद्रधनुष योजना के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं सरकार चाहती थी कराना, बट संविधान जब लागू हुआ उस समय रिसोर्स नहीं था, तो धीरे धीरे लागू कर दिया गया। तो वो जो सारी चीजें जो सरकार चाहती है कि लोगों को मिले, वो किस में दिया रहेगा? समझ में आ रहा है बात? जैसे रोजगार हम देंगे 2 करोड़ लोगों को, सरकार ऐलान करती है, ये सब किस में लिखा हुआ है? राइट टू वर्क। ठीक है, इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सरकार क्या करना चाह रही है वो तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से पता चला, आपका क्या कर्तव्य होगा देश के प्रति, ये भी जरूरी है। तो शुरुआत में तो सरकार ये नहीं रखी थी, बाद में इसको ऐड की 1976 में, और एक चैप्टर ऐड हो गया फंडामेंटल, जो भारत के नागरिक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देन बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या बोलते हैं किस चीज को? जब संविधान में कोई बदलाव लाना है, चेंज लाना है, उसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट कितना दायरे तक हो सकता है एक संविधान के अंदर, इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक थियरी ले आया। उस थियरी का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट सिंपल सा एक बात बोल दिया कि संविधान में मान लीजिए इतने सारी चीजें हैं और आपको पावर भी है कि आप ये सब में बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान के कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो पिलर माना जा सकता है इस बिल्डिंग का। संविधान अगर एक बिल्डिंग है तो ये सब उसके पिलर हैं और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, तो उसी को नाम दे दिया बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो जो चीज क्या कहलाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, देन अब हम लोग जब 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो यूनियन का ये तीनों लेवल देखेंगे हम लोग। एग्जीक्यूटिव भी यूनियन के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, और यूनियन जुडिशियरी जिसको बोलते हैं सुप्रीम। एग्जीक्यूटिव में हमारे पास अभी हम लोग जो ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से भी समझा देंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, मंत्री परिषद, फिर अटॉर्नी जनरल, जो हमारे देश के वकील माने जाते हैं केंद्र सरकार के, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे हम लोग। यूनियन लेजिस्लेचर मतलब संसद भवन, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन सा हाउस होगा, मेंबर चुने कैसे जाएंगे, मेंबर्स हटाए कैसे जा सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे हटाए जा सकते हैं, पार्लियामेंट काम कैसे करती है, कानून कैसे बनता है, समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। अलग अलग तरह के बिल्स हम लोग को देखने को मिलता है कि मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे इसमें। फिर आएगा जुडिशियरी। हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है केंद्र और राज्य का बटा हुआ है, लेकिन जुडिशियरी बटा हुआ नहीं। तो पटना हाईकोर्ट में कोई केस हुआ, सबसे नीचे आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट जैसे बोलते हैं, उसके हायरार्की। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट का कोई फैसला आया और आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जुडिशियरी में पावर का डिवीजन नहीं है, बाकी दोनों ऑर्गन में है। इसीलिए यहीं पर जुडिशियरी जब पढ़ेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट भी साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आएगा स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका भी दोनों ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये यहीं पर देख लेंगे हम लोग। और एक तीसरा हमारा टायर मतलब सेकेंड लेवल पे एक और क्लासिफिकेशन है जिसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो केंद्र है, राज्य है, लेकिन राज्य के लेवल पे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली। तो क्या उनके लिए अलग प्रोविजन है? जम्मू कश्मीर भी अब यूटी है, पुडुचेरी, इसके लिए क्या अलग प्रावधान है वो भी हम लोग समझेंगे। अब केंद्र और राज्य पढ़ लिया, तो अगला मॉड्यूल देखना है कैसे कि आखिर इनमें पावर डिवाइड कैसे हुआ है, वो कैसे समझ में आएगा? सेंटर स्टेट रिलेशन, कि कैसे पावर बटा है। जैसे अगर हम आज बोल पाते हैं, पुलिस का एक एग्जांपल लेते, बहुत कॉमन है, तो आपने कभी इंडियन पुलिस सुना है? इंडियन आर्मी सुना है? क्या बिहार आर्मी सुना है? तो बिहार आर्मी नहीं सुने हैं, बिहार पुलिस सुने हैं। इंडियन पुलिस नहीं सुने हैं, इंडियन आर्मी सुने। इससे क्या समझ में आ रहा है?
कि आर्मी जो है वो किसके कंट्रोल में है, देश के कंट्रोल में है। पुलिस किसके कंट्रोल में है, राज्य के कंट्रोल में। समझ में आया? तो ये जो पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन है वही किस में रहता है, सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग को देखना। ठीक है, इसके बाद देन थर्ड टायर हमारे यहाँ पे ऐड हो गया 1992 से। तो दो टायर तो शुरू से थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद तीसरा टायर भी ऐड हो गया, और वो तीसरा टायर क्या था, पंचायती राज गांव के लिए, शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी, जो नगर पालिका की हम बात करते हैं। तो वो तीसरा टायर को भी देखना है। और हम लोग भले ये टायर तीसरा है, लेकिन अगर हम यूनियन, स्टेट और थर्ड टायर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रैंकिंग दे तो ये फर्स्ट पे है। एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, और एक ही साल दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आता है। तो यूनियन, स्टेट और पंचायती राज में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी वाला पार्ट पूरा। ठीक है, तो थर्ड टायर देख लेंगे। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन। अब हमारे देश में कुछ ऐसा आपदा आ जाए, कुछ ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए जिसके लिए देश तैयार नहीं था, तो होता क्या है कि जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो एक समस्या आ सकती है कि जब मान लीजिए देश पे कोई अटैक कर दिया और हम लोग का पावर तो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड रिस्पॉन्स से उसको टैकल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पुलिस का संख्या आप देख रहे हैं ना, भारत का सब पुलिस को मिला दे हर राज्य का, काफी नंबर में है ये, अच्छा खासा संख्या है। अगर सपोज हम लोग लड़ाई कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, तो बांग्लादेश और नेपाल के साथ जब लड़ाई होगी तो बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों के, या इनफैक्ट यूपी में भी, इन सभी जगह के पुलिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन डिफेंस देखना तो देश का जिम्मेदारी है, यूनियन लिस्ट में आता है, इसलिए तो आर्मी और ये सब किसके पास कंट्रोल में है, यूनियन के। तो अब यहां आ सकता है दिक्कत, क्योंकि पुलिस को सेंटर नहीं कंट्रोल कर पाएगा, वो किसके पावर में है, स्टेट के। और पुलिस का जरूरत है जब आप लड़ाई कर रहे होंगे अलग अलग फ्रंट्स पे। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा कि हम लोग एक ऐसा प्रोविजन भी ऐड कर देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पर हम लोगों को रिस्पॉन्स यूनिफाइड देना होगा, एकजुट होकर देना होगा, डिवाइडेड रिस्पॉन्स से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए ऐड कर दिया क्या, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी प्रोविजन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल फेडरल सेटअप है, मतलब पावर का जो डिवीजन है, इसमें बदलाव आ सकता है और केंद्र के पास ज्यादा पावर दिया जा सकता है। समझ में आया? जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा फिर से डिवीजन क्या हो जाएगा, वैसे ऐसा था वैसे ही हो जाएगा। समझ में आया? तो वो समझेंगे। और तीन तरह का इमरजेंसी हमारे देश में लग सकता है। नेशनल लेवल पे अगर लगाना है तो नेशनल इमरजेंसी एक राज्य के अंदर लगेगा, स्टेट इमरजेंसी, और फिर तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसके बाद 10वां मॉड्यूल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कुछ कुछ नाम आप भी सुने होंगे कभी। एक तो आपको जो एग्जाम करा रही है बॉडी, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब किस तरह की बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मतलब इनका कुछ कुछ काम रहता है और संविधान में इनको जगह दी गई है, संविधान में इनके बारे में जिक्र किया गया है। फाइनेंस कमीशन का नाम कभी कभी आप सुनते होंगे, समझ में आ रहा है? कभी कभी आप सीएजी का नाम सुनते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी ऐसे बॉडीज हैं जिनका जिक्र कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। सिमिलरली कुछ बॉडीज ऐसे हैं जो संविधान में नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सीबीआई, आए दिन पेपर में आते रहता है, उसका जिक्र होते रहता है। ईडी, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये सब किस तरह का बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर आता है इलेक्टोरल सिस्टम।
जिसमें इलेक्शन कमीशन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, हालांकि संविधानिक बॉडी में इलेक्शन कमीशन भी है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे भी अलग से पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का आप नाम सुना ना, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, इतना न्यूज में चला। तो ये जो पार्टी है अगर इलेक्शन लड़ना चाहेगी तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या इनको कॉकरोच सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब डिसाइड किया जाता है किस बेसिस पे? इलेक्शन के अंदर उनके परफॉर्मेंस और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या बेसिस पे आपको एक फिक्स सिंबल मिलेगा? जैसे बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, उपचुनाव परसों, है ना? तो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज को बैग का सिंबल एलोकेट किया गया है, और जब बीजेपी के कैंडिडेट है उनके लिए लोटस। बीजेपी का कैंडिडेट पूरे देश में कहीं इलेक्शन लड़ता है, उसको क्या सिंबल मिलता है? लोटस। ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि उनको सिंबल फिक्स है? क्योंकि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। किस पार्टी का? नेशनल पार्टी का। वही जो लालटेन छाप है यहाँ पे आरजेडी, इनको अगर इलेक्शन सपोज यूपी में लड़ना है तो गारंटी नहीं है कि वहां लालटेन इनको अलाउ करने के लिए दिया जाएगा, नहीं भी दिया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? स्टेट पार्टी। लेकिन बिहार में इनको ये अलाउड है, या जहां जहां ये स्टेट पार्टी होंगे अलाउड होगा। तो जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनेगा या स्टेट पार्टी बनेगा। और अगर दोनों में से कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बस रजिस्टर्ड रहेगा और वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाएगा, तो उसका कोई सिंबल फिक्स नहीं कहीं पे भी। समझ में आ रहा है बात? इसके साथ साथ हमारे यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं, जैसे आप सुनते हैं हमेशा हैक हो गया क्या, तो ईवीएम के बारे में जानकारी कब आया, सबसे पहली बार कहाँ यूज हुआ, फिर उसके बाद ईवीएम हैक होने का हल्ला हुआ तो एक और मशीन ऐड किया गया, वीवीपैट। वीवीपैट ऐड क्यों किया गया? कि लोग बोल रहे थे वोट हम लोग डालते कहीं है जाता मोदी जी को, तो इसको चेक किया जाए। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बगल में एक और डब्बा लगा दिया गया वीवीपैट, कि हम जिसको वोट डाले उसका नाम और पार्टी का सिंबल दिखता है 7 सेकंड के लिए। तो वीवीपैट पहली बार कब यूज हुआ, ये दोनों डिवाइस बनाने का अधिकार किसके पास है, ये चीज हम लोग जानेंगे। और फिर कुछ रिफॉर्म्स हमारे इलेक्शंस को लेकर है हुए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है मॉडल कोड ऑफ। आज शाम 5 बजे, जैसे आज शाम 5 बजे इलेक्शन कैंपेनिंग जो 30 तारीख वाला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? जितना समोसा वमोसा खिला रहे हैं लोग, खत्म। अब अभी शाम 5 बजे से आपको कोई रोड पे रैली नहीं होता हुआ दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा कोई नियम है? तो नियम नहीं, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। इलेक्शन कमीशन इसके द्वारा इलेक्शंस के कैंपेनिंग को रेगुलेट करता है कि इलेक्शन जो हो वो फ्री और फेयर तरीके से हो सके, कोई इसको अपने फेवर में ना लेकर चला जाए। तो बहुत सारा नियम कानून इस दौरान फॉलो करना। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को जानना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। और एक चीज है डिलिमिटेशन कमीशन, ये हम आपको पार्लियामेंट में ही बता देंगे। इसमें अभी न्यूज में इसलिए था कि लास्ट सेशन जब आया था पार्लियामेंट का, तो वहां पर एक कानून पास करने का कोशिश किया गया था। डिलिमिटेशन होता क्या है समझिए। अभी बिहार में अगर हम बात करें तो जो बिहार में सीएम वाला चुनाव पिछले साल हुआ था, तो आप देखे होंगे वहां लिखा था 243, टोटल सीट कितना? 243, ठीक है? अब ये 243 सीट्स जो है बिहार में अलग अलग क्षेत्र में बट रहा है ना। जैसे अभी आप एक सीट पे चुनाव हो रहा है जिसको हम लोग नाम दिए बांकीपुर, ऐसा कितना क्षेत्र है? 243। ये 243 क्षेत्र जो है वो बनता जो है, इस पूरे एक्सरसाइज को बोलते हैं डिलिमिटेशन। और ये 243 सीट से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको भी सब किसका काम है? डिलिमिटेशन के अंदर यही सब होता है। और ये किस बेसिस पे होता है? आबादी, पॉपुलेशन। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन। तो अभी ये जो डिलिमिटेशन वाला काम है ये 1971 के सेंसस पे ही अभी तक हो रहा है। पहले नियम आया था कि हर 10-10 साल पे इसको कराएंगे, लेकिन हुआ क्या, क्या लगा राज्यों को कि पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सीट। तो अब नदर्न स्टेट सोचे क्या कि हम लोग के लिए ज्यादा आसान क्या है?
पढ़ाई लिखाई से अच्छा ज्यादा क्या आसान, पॉपुलेशन बढ़ा दो। सदर्न स्टेट्स पढ़ाई में लगे रह गए, उतना पेस नहीं फॉलो कर पाए नॉर्दर्न स्टेट्स का। तो ये जो मिसमैच हो गया नंबर ऑफ सीट्स का नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में विथ रिस्पेक्ट टू लोकसभा या राज्यसभा, ये चीज इंदिरा गांधी ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इस पर रोक लगा। पहले 25 साल के लिए रोका, 2001 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 साल और रोक दिया इसको, तो 26 यानी अभी खत्म होने वाला है ये टर्म। तो अगले साल से दोबारा ये डिलिमिटेशन अपना काम करेगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, बिहार में भी बढ़ेगा, हर राज्य में बढ़ेगा, लोकसभा का भी बढ़ेगा, सबका सीट बढ़ेगा, राज्यसभा का भी बढ़ेगा, लेकिन 26 तक ये रोका हुआ है। तो ये कैसे बढ़ता है, क्या बेसिस है, कितनी बार आज तक बना है ये कमीशन, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। और लास्ट है मिसलेनियस, जिसमें एक आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो केंद्र का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, राज्य का क्या क्या हो सकता है, जुडिशरी का लैंग्वेज क्या होगा, माइनॉरिटी जो है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है उनके लिए क्या प्रोविजन है, वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हमारे पास 22 लैंग्वेजेस का एक लिस्ट है जो संविधान प्रोटेक्ट और रिकॉग्नाइज करता है 8वें अनुसूची में 8 शेड्यूल में, वो 22 लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। क्योंकि शुरुआत में 14 था, बाद में 8 ऐड हुआ, तो जो ऐड हुआ है उस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ। फिर एक ये पूरा का पूरा लिस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपका वैसे भी तैयार हो जाएगा, और कुछ अलग से लिस्ट हम आपको देंगे भी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, फिर कमिटीज, जैसे पूछता है सरकार या कमीशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये आपसे पूछा जैसे अभी बनाना है कमेटी तो पूछ देगा नंदन नीलेकानी कमेटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये पेपर यानी आपको एग्जामिनेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड है, उसमें कितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है उसको देखने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो कमिटीज होती है वो, और कुछ टर्म्स हम लोग देख लेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो जरूरत पड़ेगा आपको मेंस में, लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग? एनीवन? नहीं आता है, नहीं नहीं उस सब में नहीं आता है, हमको बताइए प्रोस्पेक्टिव का मतलब। नॉर्मल इंग्लिश पूछ रहे हैं, पॉलिटी नहीं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब। हाँ, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव नहीं महाराज, प्रोस्पेक्टिव। कर सकते हैं, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब रेट्रोस्पेक्टिव सुनते हैं, रेट्रो गाने मतलब पुराने जमाने का, तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाकर कुछ करना, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे, अभी के बाद। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई फैसला कोर्ट सुनाता है, कोर्ट कोई भी रूलिंग वर्ड लिखा है क्या मतलब कि ये कोर्ट का ही डोमेन है, तो जब भी कोर्ट कोई फैसला सुनाता है वो फैसला उस दिन या उसके बाद ही लागू होगा, उसके पहले नहीं। प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी के बाद की बात हो रही है, समझ में आ गया बात? तो इसी तरह से बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे टर्म्स, जो पूरा डिस्कशन जब हम लोग करेंगे तो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, एक प्रॉपर लिस्ट तैयार हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, कलरेबल लेजिस्लेशन क्या है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, हालांकि ये डिटेल में मेंस में हम लोग करेंगे, लेकिन पीटी में इसका टर्म आपको मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सुना है कोई, बताइए। 21 से रिलेटेड, ठीक है, क्या होता है इसमें, कोई एक पॉइंट? नहीं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ, नेचुरल जस्टिस का दो एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट। देखिए नॉर्मली हम लोग ये जान रहे हैं, सुने हुए हैं, सिनेमा में ही सुने हो, कभी न्यूज में सुने हो,
बट इस थ्योरी के अंदर आप जान नहीं रहे वो अलग चीज है, बट हम जब बताएंगे तो आपको मालूम है कि आप ये जान रहे हैं। इसका दो चीज है, मतलब दो एलिमेंट होता है। पहला, कोई भी इंसान को बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जाएगी। सुनते हैं कि नहीं? कसाब का भी देखे ना, केस हुआ कोर्ट में चला, ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला एलिमेंट, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। और दूसरा, कोई आदमी खुद के केस में जज नहीं बन सकता। मतलब अगर मेरा खुद कोई इंटरेस्ट है इस केस में तो हम उसमें फैसला ले सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आपको पूरे पॉलिटी के सिलेबस में मिलेगा, जिसपे क्वेश्चन आपको पीटी में इसका मीनिंग पूछ सकता है, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। सिलेबस समझ में आया? चलिए, अब हम लोग जो सपोर्टिंग मटेरियल की एक बार बात कर ले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आपको ये नोट्स जो है हर चैप्टर वाइज ऑलरेडी जैसे पहले से मिल रहा है, ये पॉलिटी का भी आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक इवोल्यूशन पूरा दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन यहाँ पे कल परसों से, लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स और हर क्लास में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है? जैसे आज भी कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में हम लोग लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, नोट्स तो मिला होगा हमको लगता है। चलिए, अब आते हैं सबसे पहला चीज, कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसके लिए अगर आपने उस दिन एक डाला था 10 मिनट का लेक्चर देखा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर बता दे रहे हैं। हमको क्या पढ़ना है? पॉलिटी। क्या पढ़ना है? पॉलिटी। अब पॉलिटी जो है उसका मतलब होता है राज व्यवस्था। क्या होता है? राज व्यवस्था। अब दोनों फिर वर्ड को तोड़िए। राज मतलब राज्य, मतलब स्टेट, राज मतलब नहीं, रूल, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, रूल, है ना? कोई भी जगह को किस तरह से शासन किया जाता है, रूल या गवर्नेंस बोलेंगे इसको। और व्यवस्था का अरेंजमेंट, तो किसी भी जगह पे कैसे रूल होगा, किस तरह से गवर्नेंस होगा, उसी के अरेंजमेंट को पढ़ना क्या है? पॉलिटी है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नेंस और रूल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। अब इसके आगे हम लोग लगा देते हैं इंडियन पॉलिटी। तो अब वो प्लेस मतलब इंडिया। तो भारत में किस तरह से गवर्नेंस होगा, उसका क्या व्यवस्था है, यही पढ़ना कहलाता है भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। या इस फॉर दैट मैटर कोई भी देश का गवर्नेंस पढ़ने का ही को क्या बोलते हैं? पॉलिटी। ठीक। अब हमको पॉलिटी जानना है, ये मेरा सिलेबस है, तो हमको ये समझना होगा कि हमको भारत का पॉलिटी कैसे पता चले। तो भारत का पॉलिटी समझने के लिए या किसी देश का पॉलिटी समझने के लिए जो उस देश को चलाने वाला कानून होगा वो पढ़ना पड़ेगा, उसी में तो दिया होगा। हम अभी बोल पा रहे हैं कि बिहार पुलिस, क्योंकि स्टेट के अंदर पुलिस आता है, कैसे बोल पा रहे हैं? ये लिखा है एक जगह पे तभी तो हम बोल पा रहे हैं। कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए जब हम पॉलिटी बात करते हैं तो हम लोग का मतलब क्या है? इंटरचेंजेबली हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन पॉलिटी मतलब किसको पढ़ना पड़ेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारा सिलेबस जो हमने देखा, 90% सिलेबस इज रिवॉल्विंग अराउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ चीजें और जैसे हम बताए ना, सीबीआई, ईडी, ये सब या पॉलिटिकल पार्टीज, ये संविधान में नहीं लिखी हुई है लेकिन पढ़ना है, तो वो ज्यादा नहीं है। कितना परसेंट है? 10%। बाकी मेजर सिलेबस क्या है? भारत का संविधान। ठीक है? तो पॉलिटी किसी भी जगह का जानना है तो क्या पढ़ लो? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो एक क्या है ये? सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड फ्रेमवर्क। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या दिया हुआ है? रूल्स और फ्रेमवर्क, ढांचा, क्या चीज के लिए? किसी भी देश को गवर्न करने के लिए। किसी भी देश को गवर्न करने के लिए जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स है वही क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक लीगल दस्तावेज है। और चूंकि लीगल है मतलब लॉ है, तो लॉ में इसको अगर रैंकिंग देना होगा उस देश में, तो हम लोग बोलते हैं इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड।
क्या बोलते हैं, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी दैट कंट्री। और उस देश में अब आगे जितना नियम कानून बनाना होगा सबको किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। सबको किसके अकॉर्डिंग चलना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक रूल और फ्रेमवर्क का सेट है जो देश को गवर्न करता है, और उस देश का ये सबसे सुप्रीम कानून होगा। और बाकी जितने नियम कानून अब बनेंगे देश में सब किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यहां तक दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया संविधान। तो हमारा सिलेबस संविधान हुआ। अब संविधान के लिए ही हम लोगों को पहले कुछ चीजें जाननी है, इसका पर्पस या फंक्शन। संविधान से क्या क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है संविधान, कोई बताइए कुछ पॉइंट। चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, और पावर दे रहा है, बहुत अच्छा, और नेचर पता चल रहा है, ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब पावर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट्स, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, दिमाग में जो जंग लगा हुआ है उसको निकालिए, कुछ भी बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या चाहता है देश, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, पावर का एलोकेशन, ठीक है। जो नहीं बोला अभी तक, वही सब, कोई एक पॉइंट ऐड कर दीजिए आप। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, जैसे वो भी बोले लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, संविधान एक तो फंक्शन और में जो है वो आप डेफिनेशन में था वही पहले बता दीजिएगा कि फ्रेमवर्क जिससे देश गवर्न होगा, ये काम उसका है। तभी तो हम कह पा रहे हैं हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन होना है, तो ये इलेक्शन का तरीका कहाँ स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन, कि लोग वोट करेंगे परसों जाके। लेकिन अभी नीतीश कुमार राज्यसभा में गए तो हम लोग वोट किए क्या, नहीं किए, मतलब कि इनडायरेक्ट था वो इलेक्शन। ये कैसा है, डायरेक्ट है। तो ये सब जो है वो कैसे पता चल रहा है, संविधान में मेंशन है। तो कैसे देश गवर्न होगा वो सब किसमें किसके द्वारा दिया जाता है, संविधान। दूसरा, ये क्या करेगा, पावर का एलोकेशन कर देगा। जो हम बात कर रहे थे सेंटर स्टेट में पावर का डिवीजन हुआ है, ये सब स्पेसिफाई कर देगा ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो या जितना कम हो सके। और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ कुछ लोगों को देगा। जैसे राष्ट्रपति को दिया कि आप साइन करोगे तभी कोई कानून माना जाएगा, कानून बना है, नहीं तो बिल रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये पावर का एलोकेशन और पावर का डिवीजन विथ द डिसीजन मेकिंग पावर टू सम अथॉरिटीज, ये सब कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। ये देश के पावर, सरकार के पावर पे क्या लगाता है, लिमिटेशन लगा देता है, बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन राइट्स टू द पीपल विच दे कैन नेवर ट्रेसपास। जैसे हमारे देश के केस में फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अभी देखिए सिंपल सा चीज, अगर हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता तो आपको लगता है ये प्रोटेस्ट के बाद वो रेजिग्नेशन ऐसा कुछ होता, पहला दिन बैठते दूसरा दिन उठते, फोर्स आता खत्म। लेकिन ये फंडामेंटल राइट को सरकार ट्रेसपास, मतलब कि सरकार का पावर क्या दिखा इस पूरे सिनेरियो में, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। ये सबसे मेन पर्पस है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज टू प्रोवाइड लिमिटेशन, टू इम्पोज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट, ताकि स्टेट टायरनी ना कर सके, स्टेट आर्बिट्ररी एक्शंस ना ले सके। इस कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं, जो एक मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, यूपीएससी इसको 4-5 बार पूछा है प्रीलिम्स में, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? टू प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो यूपीएससी इसको अलग अलग तरह से घुमा के पूछा। एक क्वेश्चन तो हम अभी बोले वो था। दूसरा क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। तो उसका भी डेफिनेशन सेम, द गवर्नमेंट हुज पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? सेम आंसर, द गवर्नमेंट हुज पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? द आइडिया बिहाइंड लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया बात? तो ये सबसे मेन पर्पस होगा। चौथा पर्पस, अब हमने कहा ना कि राइट्स दे दिया गया और वो राइट्स ट्रेसपास नहीं हो सकता, लेकिन आपको थोड़ी देर पहले भी एक चीज बताया कि सारे राइट्स लोगों को इमीडिएटली तो नहीं मिल सकते। कुछ और भी चीजें होंगी जो चाहते तो हैं लोगों को मिले, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया, तो संविधान लागू होगा। तो आगे कैसे मिलेगा? संविधान ही तो प्रोवाइड कराएगा इसके लिए भी। तो इसीलिए चौथा जो फंक्शन है वो क्या है कि इट इनेबल्स द स्टेट टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। ये स्टेट को क्या करेगा? इनेबल करेगा कि आप लोगों का जो नीड और एस्पिरेशन है सोसाइटी का, उसको पूरा, हमारे देश में देखना हो तो किसके थ्रू दिखेगा? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो संविधान के एक पार्ट 4 में लिखा हुआ है डीपीएसपी, ये क्या कर रहा है? स्टेट को पावर दे रहा है क्या क्या कीजिए, लोगों की इच्छाओं को पूरा कीजिए, जो लोगों का डिमांड आएगा उसको पूरा कीजिए। ठीक है, अगला, ये किसी भी देश के लोगों को एक आइडेंटिटी देता है, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। तो हम लोग भारत के नागरिक हैं, ये कैसे पता चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? किसी भी जगह के लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो ये है फंक्शन या पर्पस किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए लिखिए पॉइंट्स। सबसे पहला, व्हाट इज पॉलिटी? इट इज द स्टडी ऑफ arrangement arrangement of governance or rule of any place or rule of any place full stop, in order to understand Indian polity, in order to understand Indian polity, one needs to study the constitution. Now write, what is constitution? It is a set of it is a set of basic rules and framework basic rules and framework that governs a country
तो stop, it is the supreme law, supreme law of the land, supreme law of the land, and any other any other rules or regulation in order to be valid must be in accordance with the constitution. ठीक है, now write the heading function or purpose of constitution. Function or purpose of constitution. लिखिए पहला, it provides the set of basic rules through which the state is constituted or governed. दूसरा, अब इसी में देखिए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न से ही आपको नेचर भी समझ में आ जाएगा ना देश का। हमारे यहाँ अगर लोगों के पास पावर था और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने तो इसी से तो पता चल रहा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक। तो किस तरह से स्टेट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और कैसे गवर्न हो रहा है, इससे उसका नेचर भी पता चल जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नेचर ऑफ स्टेट एज वेल। अभी जब आप स्टेट लिखेंगे तो एस कैपिटल लिखेंगे सब लोग। जब जब हम स्टेट्स बोलेंगे तो स्मॉल, जब स्टेट बोलेंगे एस कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे भी राज्य का बात नहीं हो रहा है, देश का बात हो रहा है। ठीक है। सेकेंड, it provides for allocation of power, allocation of power to various organs or levels of government along with assigning decision making powers, assigning decision making powers। तीसरा, it provides for limitation on the power of state, limitation on the power of state by providing certain rights to people which the state can never trespass,
which state can never trespass. इसी में आगे लिखिएगा, this is the most important purpose or function most important function or purpose of the constitution and this ideology of limiting the power of state, ideology of limiting the power of state is known as constitutionalism. अगला, it enables the state it enables the state to fulfill the needs and aspiration of society. For example, DPSP under Indian Constitution. DPSP under Indian Constitution. अगला, it also confers national identity to the people that is citizenship. ठीक है, चलिए अब हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारा अलग अलग कैटेगराइजेशन हम लोग देखेंगे. सबसे पहला कैटेगराइजेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन. सो पहला कैटेगराइजेशन जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन. और इसको दो कैटेगरी में बांटे, क्या, रिटेन और अनरिटेन. बताइए जरा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब. पहले उतार लीजिए बोर्ड, हम चले जाएंगे लेके थोड़ी देर में. उसका मतलब रिटेन का मतलब एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड हो. तो ध्यान दीजिएगा, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इसका रिटेन और अनरिटेन का, कि एक लिखा हुआ है दूसरा नहीं लिखा हुआ है. अगर ये होता तो हम पढ़ाते ही नहीं ये चीज. रिटेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी देश का संविधान एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड है. इसको और साधारण भाषा में समझना है तो मान लीजिए अगर हम किसी देश के संविधान के लिए एक किताब उठा के बोल पा रहे हैं कि ये इस देश का संविधान है,
तो ये कहलाता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कहलाता है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन, या इसको बोलेंगे कोडिफाइड भी। क्या बोलेंगे? कोडिफाइड। ठीक है, अब बचा ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जगह पे कोडिफाइड नहीं है। अभी पहला डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक जगह पे कोडिफाइड नहीं है। तो जो भी संविधान किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड ना हो उसको बोलते हैं अनरिटेन या अनकोडिफाइड, अनरिटेन या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें फिर दो और कैटेगरी आएगा, इसको भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक होगा कंप्लीटली रिटेन बट वेरियस प्लेसेस, और दूसरा होगा पार्शियली अनरिटेन। दूसरा क्या होगा? पार्शियली अनरिटेन। समझिए हम अंतर क्या होगा इसमें। एक कैटेगरी जो है ये कह रहा है कि आपका संविधान जो है वो हर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में नहीं। एक ये भी डॉक्यूमेंट है, एक दीजिएगा कागज, एक ये भी डॉक्यूमेंट है, ये सब उस देश का संविधान ही है। तो कोडिफाइड नहीं हुआ क्योंकि एक कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं था। मल्टीपल डॉक्यूमेंट सब किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है, तो वो कहलाता है कंप्लीटली रिटन बट अनकोडिफाइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सऊदी, इसका एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, इसराइल। इन जगह पे संविधान में हर कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ। एंड देन वी हैव पार्शियली अनरिटेन, जिसमें क्या होगा, इस देश का संविधान हर पार्ट लिखा हुआ नहीं है, कुछ चीज अनरिटेन भी है, लिटरल सेंस में नहीं लिखा हुआ है। यानी परंपरा, कल्चर जो फॉलो होता हुआ आ रहा है वो करते जा रहे हैं लोग, उसको नियम बना लिया है कि ये संविधान ही है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, कि सम प्रोविजंस आर नॉट रिटेन, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो किस पे चला आ रहा है? कन्वेंशन है, कस्टम्स, जैसे रीति रिवाज होता है ना, तो ये भी उसका किसका पार्ट बन गया? संविधान का। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बट प्रैक्टिस में था तो ये उसको संविधान का पार्ट बना दिया गया। तो ये कहलाता है पार्शियली अनरिटेन। तो पहला रिटेन या कोडिफाइड मतलब जो सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या हो, कोडिफाइड हो। तो यहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं आप, कोडिफाइड इन सिंगल डॉक्यूमेंट। इसका सबसे पुराना एग्जांपल यूएसए, और हमारा फिर इंडिया भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। अनरिटेन का क्या मतलब हुआ? नॉट कोडिफाइड इन सिंगल डॉक्यूमेंट। इसको अब बनाइए, फिर दूसरा कैटेगरी पे आएंगे। प्लेसेस,
हो गया। सेकेंड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। किस बेसिस पे? अमेंडमेंट के बेसिस पे। और इसमें जो दो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल क्या मतलब है इसका? जिसमें हम नहीं कर सके, मुश्किल। ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ चेंजेस कैन बी ब्रॉट वेरी इजीली। जब संविधान में बदलाव लाना काफी आसान रहे किसी संविधान में, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, चेंज लाना, तो संविधान में बदलाव लाने का तरीका अगर काफी आसान रहे तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल अगर बात करें तो ब्रिटेन। एग्जाम्पल क्या? ब्रिटेन। और जब हम बात करेंगे कि चेंजेस आर डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस, डिफिकल्ट टू मतलब आसानी से चेंज नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा? रिजिड। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका यूएस। एग्जाम्पल हो गया यूएस। ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए पहले, तो इसमें एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। वहां तो हम सीधा इंडिया को प्लेस कर दिए किस में? ब्रिटेन में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पे हम किसी एक जगह पे नहीं रख सकते इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ, इसको लिखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ क्या? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा हम लोग बोलते हैं भारत के लिए। इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको समझते हैं कैसे। मतलब तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि भारत के संविधान में बदलाव लाने का तरीका आसान भी है और मुश्किल। मतलब कुछ प्रोविजंस काफी आसानी से चेंज हो सकते हैं और कुछ प्रोविजंस को चेंज करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि एग्जांपल, बिहार से हम लोग बनाए झारखंड। ठीक है, बिहार से क्या बनाए? झारखंड। तो अब झारखंड जैसे बनेगा तो झारखंड को लेकर प्रोविजंस होंगे। झारखंड में कितना सीट पे चुनाव होगा, झारखंड से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, झारखंड का एरिया क्या होगा, ये हर चीज संविधान में तो लिखा हुआ रहता है। तो संविधान में झारखंड स्पेसिफिक भी सब कुछ ऐड होगा। मतलब संविधान में बदलाव हुआ, अमेंडमेंट ही हुआ, लेकिन ये करने का प्रोसीजर काफी आसान है। कुछ नहीं, पार्लियामेंट क्या किया, देश मतलब केंद्र में दिल्ली में एक कानून लाया गया, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, और वो कानून लाकर ये बदलाव कर दिया गया, झारखंड बना दिया गया। यानी कि तरीका क्या है? काफी आसान। तरीका क्या है? काफी आसान। लेकिन यही जो हम बोले कि हम लोग पुलिस राज्य के कंट्रोल में है, और कल को केंद्र चाहे कि नहीं ये दोनों के कंट्रोल में हो जाए, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं कि दोनों इस पर पावर रखे अपने पास। ये चेंज अगर करना होगा तो पार्लियामेंट यानी केंद्र अकेला नहीं कर पाए। पहले तो वो उसको पास करेगा, और वो भी एक ज्यादा बहुमत से, इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, एक ज्यादा बड़े बहुमत से पास करे। और जब तक 50% राज्य, कितने? आधे राज्य जब तक इस बात से सहमत नहीं हो जाएंगे, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये क्या दिखा रहा है? रिजिडिटी। तो झारखंड वाला केस क्या दिखला रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेट पुलिस को उठाकर दोनों का पावर बनाना, ये क्या दिखला रहा है? रिजिडिटी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं भारत का संविधान क्या है? इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अभी तक जो दो कंपैरिजन हमने किया है, दो कैटेगराइजेशन, इसको कंपेयर अगर थोड़ा सा करना चाहें, मान लीजिए, अब हमको एक चीज बताइए, सिंपल एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से, बहुत नॉलेज नहीं लगाना है।
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन में ज्यादा दिखेगा क्या अनरिटेन? किसमें? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कोडिफाइड नहीं है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आप ऐसे सीधा बोल सकते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑलवेज, एक लाइन और आया, स्टेटमेंट ऐड हुआ, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल। लेकिन क्या ऐसा कह सकते हैं कि रिटन इज ऑलवेज रिजिड? इट कैन बी बोथ, जैसे भारत ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन रिटन तो है, लेकिन दोनों का ब्लेंड है। लेकिन फ्लेक्सिबल होने के लिए कंफर्म है क्या? अनरिटेन जो होगा वो हमेशा फ्लेक्सिबल। रिटेन कैन बी बोथ रिजिड और फ्लेक्सिबल, जैसे भारत में दिख रहा है ये चीज, लेकिन अनरिटेन कैन नेवर बी रिजिड, इट विल ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। यहां का कोई दिक्कत, यहां प्रॉब्लम नहीं है, इसको बना लीजिए एक बार। सो ये वाला पार्ट, ये दोनों को कंपेयर करते हुए समझिएगा, तो आपको एक और स्टेटमेंट जो पूछेगा वो क्लियर हो जाएगा, और वो स्टेटमेंट इसके नीचे हम लिखे दे रहे हैं। Unwritten constitution are always flexible. हो गया? तीसरा कैटेगराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिवीजन। इस बेसिस पे दो कैटेगराइजेशन क्या होगा, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल और सिंपल सा एकदम, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पावर का क्या करता हो, डिवीजन करता हो एक या एक से ज्यादा यूनिट्स में, तो वो क्या कहलाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहलाता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पावर केवल एक ही जगह कंसंट्रेटेड रखेगा, एक ही ऑर्गन के, एक ही पर्टिकुलर लेवल के पास, तो वो कहलाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है। इफ पावर इज डिवाइडेड between two or more units or unitary, if power is concentrated in union, एग्जाम्पल फेडरल का बताइए, यूएसए और जैसे भारत, यूनिटरी का ब्रिटेन और कनाडा।
ठीक है, अब फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। दोबारा से एक बार पहले पार्टिसिपेट कीजिए फिर उतार लीजिएगा। क्या सऊदी अरेबिया फेडरल और यूनिटरी में, यूनिटरी में आएगा, बट वहां पे वो पावर कंसंट्रेटेड ही है, बट अगेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी अलग है, भारत से कंपेयर नहीं हो सकता या ब्रिटेन से भी कंपेयर नहीं हो सकता, वो पावर एलोकेशन अलग है, मोनार्की बेसिकली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फेडरल को अब इन दोनों से कनेक्ट करिए एक बार। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बात करें, फेडरल कंट्रीज की बात करें, ये रिटन रहेगा कि अनरिटन? क्या रहेगा? कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना है? क्योंकि पावर का डिवीजन स्पेसिफाई करना है तो उसका कोडिफिकेशन जरूरी है, तो ये ध्यान देना है। फेडरल के साथ आपको एक बॉक्स बना देना है, क्या फीचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तो कोई दिक्कत? अभी दूसरा वाला कॉलम क्या है, फेडरल रिजिड रहेगा कि फ्लेक्सिबल रहेगा? फेडरल क्या रहेगा, रिजिड कि फ्लेक्सिबल? देखिए फीचर की बात करिएगा जब आप, तो वो हमेशा रिजिड रहेगा, क्योंकि इंडिया क्वासी फेडरल, इसलिए हम लोग दोनों बोल रहे हैं ना। तो फेडरलिज्म में हमेशा फीचर क्या देखने को मिलेगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं यूनिटरी पे। यूनिटरी रिटन की अनरिटन? नहीं जरूरी है ना, दोनों हो सकता है, रिटन भी या रिजिड। फ्लेक्सिबल में फिक्स है कि क्या होगा, लेकिन रिटन या अनरिटन दोनों हो सकता है ना यूनिटरी में। समझ में आ रहा है बात? एक देश जैसे कनाडा है तो लिखित संविधान है, अनरिटन नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल ही रहेगा, वो रिजिड नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात ना? यहाँ तो कोई डाउट? तो ध्यान से दोबारा से देखिए, फेडरल मतलब पावर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो उस जगह पे संविधान हमेशा जनरली क्या रहेगा, रिजिड रहेगा। क्या रहेगा, रिजिड। और रिजिडिटी के लिए हमेशा एक कंडीशन आपको बता दी है, क्या होना चाहिए, वो रिटेन होना चाहिए। तो फेडरल में रिटेन भी मिलेगा और रिजिड भी मिलेगा। भारत में आप देखिए दोनों है ना, सिर्फ रिजिड नहीं लेकिन रिजिडिटी तो है भारत में, और रिटेन भी है, तो हम लोग फेडरल है ना। जब बात करेंगे यूनिटरी में, तो जहां पावर कंसंट्रेटेड एक ही ऑर्गन की, एक ही गवर्नमेंट के पास, उस जगह पे संविधान रिटेन भी हो सकता है, अनरिटेन भी, लेकिन हमेशा चूंकि पावर एक ही के पास है तो वो क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल। क्लियर? पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया? ये कैटेगराइजेशन आपको है संविधान के टाइप्स का। ये वाला बना लीजिए, इधर वाला। हाँ, तभी ना क्वासी फेडरल बोल रहे हैं। ये ऐसे पूरा पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस पे एक दिन लगेगा फेडरल यूनिटरी का आराम से। फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों क्वासी फेडरल हम लोग हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इसको आराम से। एक और मतलब कुछ कुछ जगह पे कैटेगराइजेशन और दिया जाता है, वो है इवॉल्व और इनएक्टेड। क्या है, इवॉल्व और इनएक्टेड। ये किस बेसिस पे है, उसके बनाने के बेसिस पे। अगर कोई भी पर्टिकुलर संविधान एक डेट पर लोगों के द्वारा बनाकर इनैक्ट किया गया है कि हाँ आज जिस पर्टिकुलर डेट पे इसको इनैक्टमेंट इसका कंप्लीट हुआ है, एक डॉक्यूमेंट अब तैयार हो गया, ये हमारा संविधान अब आज से है,
दैट विल बी कंसीडर्ड इनएक्टेड. इसका एग्जांपल आएगा भारत. आप प्रेम्बल जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहां लिखा हुआ, on this day 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. और एक होता है जो इवॉल्व होता है ओवर सेंचुरीज, दैट इज एग्जांपल इज ब्रिटेन. तो अब यहाँ पे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. जो रिटेन होगा उसी का पॉसिबिलिटी है कि वो क्या रहे, इनएक्टेड. अनरिटेन इनएक्टेड नहीं हो सकता, और अनरिटेन क्या हो सकता है, इवॉल्व. जैसे ब्रिटेन में आप देख लीजिए, ब्रिटेन काफी सदियों से क्या हो रहा है, संविधान इवॉल्व कर रहा है. कोडिफिकेशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन जारी है उसका. लेकिन हम लोग एक इवॉल्व, मतलब आप समझिए कि एक फाइनल डॉक्यूमेंट को इनैक्ट करके स्टार्ट किए अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्समेंट हुआ ना, तो वो इनैक्टेड के कैटेगरी में आता है. इसमें अमेंडमेंट्स हो रहा है वो दूसरा चीज है, बिकॉज इट विल बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लेकिन इनैक्टेड और इवॉल्व की कैटेगरी में भारतीय संविधान किसमें आएगा, इनैक्टेड. क्योंकि एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने पूरा बनाया और फिर इसको लागू किया. आगे इसमें चेंज आ रहा है वो दैट इज अ डिफरेंट. लेकिन जब संविधान, हम लोग बोल ही नहीं सकते कि ये प्रॉपर रूप तैयार हो चुका है, अब नहीं इसमें, अब ये देश को सौंपा जाएगा. ब्रिटेन में ऐसा नहीं बोल सकते हैं. कल को कोई लीगल एक्सपर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कोई नियम बना दे, कोई थियरी ला दे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे आप सुनते हैं एक रूल ऑफ लॉ टर्म कभी कभी, तो रूल ऑफ लॉ संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ था, एबी डाइसी अपने किताब में लिखे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है तो वहां के संविधान का पार्ट बन गया. तो ये इवॉल्व और इनएक्टेड, कोई दिक्कत यहाँ तक. ये पूरा कैटेगराइजेशन आपको जो है ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जानना है. क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे कल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, याद रखेंगे सब लोग. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में पूरा डिस्कशन होगा. कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनता है कि नहीं देखते हैं. नहीं सॉरी, ये तो डीपीपी हो गया. ये डीपीपी ग्रुप में अभी चला जाएगा. 25 क्वेश्चन उधर भी है. पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए. Which of the following best defines a constitution? क्या डी बोला कोई, बॉम्बे. ठीक है, दूसरा. इसका एक बी होगा, कोई डाउट किसी को. तीसरा, सेंट्रल फीचर ऑफ अनरिटेन. एक बार चारों स्टेटमेंट देखिए. ठीक है, ठीक है, बी होगा, सही बात है. डी ऑप्शन देखिए, इट इज स्ट्रिक्टली मैंडेट्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि ये हमेशा जब हम लोग बात कर रहे हैं अनरिटेन की, ये फेडरल में हो ही नहीं सकता. फेडरल के लिए क्या चाहिए, रिटेन चाहिए. इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. मालूम है कि ये काफी आसानी से चेंज हो सकता है, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर से चेंज हो सकता है. इट इज क्रिएटेड एज सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. ये किसका डेफिनेशन है, रिटेन का. तो बी. A constitution is classified rigid if ये कौन बोला, क्या होगा, कोई डाउट नहीं किसी को कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पेशल होगा और ज्यादा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से ज्यादा डिमांडिंग होगा. देन इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है, क्या होगा, बी. 6 ट्राई कीजिए.
ये बताया अभी ना कि ऐसा कुछ नियम बन जाएगा, राइट्स बन जाएगा जो कभी सरकार ट्रेसपास नहीं कर सकता। तो यही बाय कोडिफाइंग फंडामेंटल राइट्स एंड एस्टैब्लिशिंग क्लियर लीगल, इसको आप नहीं क्रॉस कर सकते। अब जैसे ये देखिए रूल ऑफ लॉ, अब मान लीजिए आप पढ़े नहीं अभी, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी क्या, कानून का नियम। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अबव स्टैंडर्ड लॉज, ये तो नॉनसेंस है। द एग्जीक्यूटिव कैन ओवरटर्न कोर्ट जजमेंट आर्बिट्ररीली, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विदाउट लीगल अथॉराइजेशन। ये देखिए ऑल सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑर्गन्स आर इक्वली, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या? देखिए कह रहा है कि संविधान कैसे एक इंसान का जो स्वतंत्रता है उसको स्टेट के एक्सेस पावर से बचा सकता है। तो अगर लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिया जाए और सरकार का पावर लिमिट कर दिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ट्रेडिशनली डिवाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी अमंग विच थ्री ऑर्गन, जो हम लोग कल पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और which organ of the state holds the primary authority to enact, amend and repeal laws? आसान है ना, कानून बनाने का काम किसका, लेजिस्लेचर का। एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू इवैल्यूएट लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इज नोन एज, जुडिशियरी का अथॉरिटी कानून को इवैल्यूएट करना और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को चेक करना, ये क्या कहलाता है, जुडिशियल। कि जो बाकी दोनों ऑर्गन हैं जो वो काम कर रहे हैं उसको चेक करना कि वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ये क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है यहाँ तक। चलिए कल हम लोग ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट से स्टार्ट करेंगे, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। कोई डाउट किसी को? चलिए थैंक यू।